गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 8वीं से पुस्तक भारत की खोज पाठ नंबर 2 तलाश उसके बारे में समझा रही हूँ। तो बच्चों, इससे पहले हमने इसी पाठ के बहुत से टॉपिक जो हैं वो कर लिए हैं। तो आज मैं आपको इसी पाठ का अंतिम भाग यानी लास्ट टॉपिक समझा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जन संस्कृति। ये टॉपिक नंबर 6 हो गया, जन संस्कृति। तो इस टॉपिक के बारे में हम अब पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, किताब खोलोगे आप, मैं आपको पढ़ के साथ साथ में समझाती जाऊंगी। तो शुरू करते हैं। जन मैंने होता है लोग, लोगों की संस्कृति। मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा। गतिशील होता है जिसमें गति प्रदान, जो हमेशा चलता रहता है, रुकता नहीं है, उस तरह के जीवन को देखा। ऐसे अवसर पर मैं अक्सर उन सूत्रों को खोज लेता था जिनसे उनका जीवन अतीत में बंधा है। मतलब जब मैं लोगों को जीवन जीते हुए या लोगों के बारे में सोचता हूँ, लोगों को देखता हूँ कुछ भी करते हुए, तो मेरा ध्यान अतीत की तरफ जाता है। अतीत की तरफ जाना मतलब पहले क्या हुआ था। ये हमेशा ऐसा होता ही है बच्चों। अब हम ही हैं, अब मान लो आज मुझे या किसी को भी कुछ हो जाता है, मेरा गला खराब हो गया बहुत, तो सबसे पहले मैं क्या सोचूंगी कि मैंने क्या खाया था, मैंने कहीं रात को वो ठंडा पिया था, मेरा पेट दर्द हो रहा है तो मैंने रात को ये चीज़ खाई थी, है ना। पहले हमारा ध्यान अतीत की तरफ जाता है भी कैसे हमने वो किया था तो इस वजह से हम बीमार। फिर हम उसके बारे में सोचते हैं कि इसको अब कैसे ठीक करें, इसके लिए हम अब क्या करें। तो इसलिए जो है नेहरू जी कह रहे हैं कि मैंने भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा। ऐसे अवसर पर मैं अक्सर उन सूत्रों को खोज लेता था जिनसे उनका जीवन अतीत में बंधा था। यानी वो पहले क्या करते थे, कैसे करते थे, क्यों करते थे और अब वो कैसे करते हैं, वो सारा। जबकि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी रहती थी। अब वो आगे क्या करेंगे ये सोचते थे। उनकी आंखें मतलब सोचना ये चाहते भी पहले वो कैसा था तो अब कैसा करेंगे, आगे जाकर के क्या करेंगे। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर गहरा असर था। यानी प्राचीन संस्कृति से सीख कर ही व्यक्ति जो है आगे बढ़ा था और उसी संस्कृति पर आधारित वो सारे काम जो है अब आगे भी कर रहा था। इस पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक और पुरा कथाओं का मेल था। मतलब उस संस्कृति से मुझे, अब हम प्राचीन इतिहास है ना, उनको हम पढ़ लेते हैं, उनकी कथाएं पढ़ी और उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है, और आगे भी वैसा ही करने का प्रयत्न करते हैं। और इनमें से किसी को दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था। ये नहीं था कि हम एक दूसरे से अलग करके अब जैसे महाभारत है और रामायण आदि ग्रंथ हैं, तो हम क्या करते हैं, रामायण में जो पढ़ा उसमें हमें पता चलता है श्री राम ने अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास बहुत आसानी से जो है एक्सेप्ट कर लिया था, झेलना स्वीकार कर लिया था। और उसमें मतलब कैसे दिखाया कि पुत्र कितना आज्ञाकारी था। और लक्ष्मण जो भाई अपने भाई के साथ चला गया था, वो कहता मैं भी आपके साथ जंगल में जाऊंगा, वन में जाऊंगा। तो वो उनका भाइयों के प्रति देखो कितना प्रेम दिखाया गया। तो लोग जो है उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो उनको एक दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था। पूरी तरह अशिक्षित और निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि में हिस्सेदार थे। अब जो चाहे वो पढ़े लिखे नहीं थे ना लोग, उनको भी इस सब के बारे में बात पता। जरूरी नहीं है कि इसके लिए अब जो रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में भी हम पढ़ के ही पता लगा सकते हैं। जो निरक्षर हैं, जिनको अक्षरों का ज्ञान है, उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता। अनुभव से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लोक प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत और अन्य ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। ये सभी में प्रसिद्ध थे ये ग्रंथ। अब हम पढ़े लिखे हैं, हम सोचे कि हमें पता है कि महाभारत में क्या हुआ था, हमें ही पता है कि रामायण में क्या क्या हुआ था। अब जो अनपढ़ और निरक्षर, उनको कुछ पता ही नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अनुभवी ज्ञान से उन्हें इन ग्रंथों के बारे में सब कुछ पता है। हर घटना, कथा, उनका नैतिक अर्थ लोकमानस पर अंकित था। मतलब रामायण की हर घटना लोगों के मस्तिष्क में बनी हुई थी। अब सब जानते थे कि कैसे
रानी कैकेयी ने राम को वनवास दिलवाया था। किस लिए दिलवाया था? भरत को राजपाट दिलवाना चाहती थी क्योंकि वो उनका सगा पुत्र था। ये सब बातें जो हैं आज प्रत्येक व्यक्ति जानता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, और उनके उदाहरण भी दिए जाते हैं बात बात पर। जब कुछ गलत हो जाता है तो हम कहते हैं कोई भाई आपस में बहुत उनकी बहुत बनती है अच्छी तरह से, दोनों भाई मिलजुल कर रहते हैं, तो ये कहा जाता है कि राम लक्ष्मण की जोड़ी है। अब जरूरी नहीं है किसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, अभी राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा गया है। और जब कोई माँ ऐसा करती है तो ऐसे कहा जाता है कि सौतेली माँ ये तो कैकेयी है, रानी कैकेयी की तरह ये जो है ऐसा कर रही है अपने बच्चे के साथ। तो इस तरह से उदाहरण भी दिए जाते हैं। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद याद थे और अपनी बातचीत के दौरान वे बराबर या तो उन्हें रद्द करते थे या फिर किसी प्राचीन रचना में सुरक्षित किसी ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे जिससे कोई नैतिक उपदेश निकलता हो, यानी जिससे बहुत अच्छी भावनाएं मन से निकलती हों और नैतिकता का पता चलता हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अभी वो उदाहरण भी दे देते थे, अच्छे अच्छे उदाहरण देते थे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसलों के बारे में सीधी सादी बातचीत को ये देहाती लोग जब इस तरह का साहित्यिक मोड़ देते थे तो मुझे अक्सर बहुत आश्चर्य होता था। अब नेहरू जी कहते हैं कि जब ये सारे उदाहरण दे के, रामायण और महाभारत के उदाहरण दे के आपस में बातें करते थे तो मुझे बड़ी हैरानी होती थी। यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग सुनिश्चित तथ्यों से निर्मित तस्वीरों का भंडार था तो मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसका अपना तस्वीरों का भंडार है। मतलब नेहरू जी बताते हैं कि यदि मैंने पढ़ लिख करके ये सोच और समझ हासिल की थी तो ये जो अनपढ़ लोग हैं इन्हें भी जो है ये इनके मस्तिष्क में भी तस्वीरों का भंडार है, यानी ये भी सोचते समझते हैं और इन्हें भी बहुत कुछ याद है। यह बात अलग है कि उसका स्रोत पुरा कथाएं, परंपरा और महाकाव्य के नायक नायिकाएं ही अधिक थे। मतलब जो अनपढ़ किसान थे या अनपढ़ लोग थे उनके मन में उन नायक नायिकाओं का, अब जैसे हम रामायण में कहें तो राजा दशरथ, रानियां तीनों, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता, और ये सब जो नायक नायिकाएं थी उनके आधार पर ही मतलब उनको जो है अपने मस्तिष्क में रख करके ये सोचते थे। तो इस पर भी वह बहुत स्पष्ट होता था, मतलब फिर भी वो पूरी तरह से स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से ढंग से सोचते थे। उनके बीच बहुत से संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह और सीधे साधे अवयवों वाले पुरुष दिखाई देते थे। अब वो कहते हैं जब मैं ऐसी बातें सोचते हुए जिनके मन में ऐसी बातें आती थी उन लोगों के से मिलता था तो उसमें मुझे बहुत से लोग दिखते थे जो बहुत हष्ट पुष्ट होते थे और उनमें जो है साफ दिल वाले पुरुष भी दिखाई देते थे, संवेदनशील चेहरे होते थे, मुझे ये सब दिखाई देते थे। महिलाओं में लावण्य, नम्रता, गरिमा और संतुलन के साथ साथ एक ऐसा चेहरा जो अवसाद से भरा होता था। कभी कभी किसी देहाती गांव से रास्ते से गुजरते हुए मेरी नज़र किसी मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री पर पड़ती थी तो मैं विस्मय विमुग्ध हो जाता था। अब वो कहते हैं कि महिलाएं जो है बहुत सुंदर सुंदर होती थी। जब मैं किसी गांव से या रास्ते से गुजर रहा था तो कई बार जो मेरा ध्यान जाता था किसी मनोहर पुरुष, मन को हरने वाला पुरुष जो बहुत अच्छा लगता है, जिसकी बातें बहुत अच्छी लगती हों, या कोई सुंदर स्त्री, उस पर यदि ध्यान चला जाता था तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता था और उस समय मुझे पुराने भित्ति चित्रों की याद आ जाती थी। दीवारों पर जो चित्र बने हुए थे वो बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियों के चित्र बनाए जाते थे तो मुझे उनकी याद आ जाती थी और मुझे इस बात की हैरत होती थी कि भयानक कष्टों के बावजूद जिनसे भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर यह सौंदर्य कैसे टिका और बना रहा। यानी भारत पर बहुत सी मुसीबतें आई, भारत के लोगों ने बहुत से कष्टों को सहा क्योंकि भारत एक गुलाम देश था। अंग्रेज लोग उन्हें बहुत कष्ट देते थे, बहुत दुखी करते थे, बहुत परेशान करते थे। इन भयानक कष्टों के बावजूद भी ये सौंदर्य कैसे टिका रहा है, भारत की सुंदरता भी और भारत के लोगों की सुंदरता भी, उनकी मनोहरता भी कैसे टिकी रही। इन लोगों को साथ लेकर हम क्या नहीं कर सकते, बशर्ते इनके हालात बेहतर हों और इनके पास कुछ करने के ज़्यादा अवसर हों। यदि हम इन लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ें तो हम अपने भारत देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अब इसमें शर्त क्या है कि इनके हालात जो बेहतर हों। अब कुछ जो लोग गरीब हैं, गरीबी में जी रहे हैं, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है तो वो हमारा क्या साथ देंगे, नहीं दे सकेंगे। इनके हालात अच्छे हों और इनके पास कुछ करने के ज़्यादा अवसर हों तो हम इन्हें साथ लेकर के
अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। चारों ओर गरीबी और उससे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियां फैली थी और इसकी छाप हर माथे पर थी। मतलब अंग्रेजों के राज में भयंकर गरीबी थी और बहुत सारी विपत्तियां थी, मतलब बहुत सारी कठिनाइयां सामने थी और इनकी छाप प्रत्येक माथे पर, यानी व्यक्ति को देख करके इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि यह व्यक्ति बहुत गरीब है या यह व्यक्ति बहुत कष्ट में है, क्योंकि ये सारा उसके चेहरे पर आ जाता है। हम कहते हैं ना भी फेस को देख के हम फेस पढ़ लेते हैं, हम चेहरे को देख के पढ़ लेते हैं कि व्यक्ति कैसा है। अब कई बार क्या होता है कि स्कूल में कोई आता है तो कई बार तो बहुत हंसी खुशी से ऐसे खिलखिलाता हुआ चेहरा लेकर आता है, हम कह देते हैं आज तो बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, जरूर बहुत अच्छी बात हुई होगी। कई बार रोता सा चेहरा लेकर के व्यक्ति जब आता है तो हम कहते हैं आज तो कोई ना कोई बात है, तुम खुश दिखाई नहीं दे रहे हो। यानी चेहरे के हाव भाव से हम पता लगा लेते हैं कि व्यक्ति खुश है या नहीं। जिंदगी को कुचलकर विकृत और भयंकर रूप दे दिया गया था। इस विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी थी। अब जिंदगी को कुचल करके विकृत रूप, गलत रूप दे दिया गया था कि अंग्रेजों ने लोगों के साथ भेदभाव किया और इन्होंने ही अमीरों को और अमीर बना दिया और गरीब जो है और गरीब होते गए थे। और इससे क्या हुआ, जो गरीब थे वो किसी ना किसी गलत तरीके से पैसा कमाने के बारे में सोचने लगे, जिससे भ्रष्टाचार पैदा हो गया। इस तरह से लगातार अभाव और असुरक्षा की भी, हम सुरक्षित नहीं हैं तो इसके लिए हमने गलत काम करने शुरू कर दिए थे। यानी कि उस समय के लोगों ने गलत काम करने शुरू कर दिए थे। अंग्रेजों के राज में हर कोई जो है अपने बारे में सोचता था। यह सब देखने में सुखद नहीं था, पर भारत की असलियत यही थी। मतलब ये सब अच्छा नहीं लगता, आज हम पढ़ते हैं तब भी अच्छा नहीं लगता कि कैसे कैसे अंग्रेजों ने हमारे लोगों को जो परेशान किया था, कैसे कैसे उनके साथ व्यवहार किया था। ये सब हम पढ़ते भी हैं ना और सुनते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन यही असलियत है। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी। अब जैसी भी स्थिति होती थी सब लोग उसे स्वीकार कर लेते थे। क्या करते, अब स्वीकार करना ही पड़ता था और ना करते तो उन पर बहुत जुल्म ढाए जाते थे। पर साथ ही एक प्रकार की नम्रता और भलमनसाहट थी जो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया था। इतना सब कुछ होते हुए भी लोगों में विनम्रता का भाव था, यानी झुकने की प्रवृत्ति। जब हम कहते हैं जो झुक करके रहता है, जो विनम्र भाव से रहता है वही ऊपर उठता है, तो ऐसा भाव था। और भलमनसाहत यानी उनकी सादगी, उनके मन का भलापन वो हमेशा उनके साथ था और उस भलमनसाहत को और उनकी नम्रता के भाव को कोई भी मिटा नहीं पाया, चाहे उनके सामने कितनी बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ आई, चाहे उनके भाग्य ने साथ दिया या नहीं दिया, लेकिन इन जो अच्छे ये गुण थे इनको कोई भी नहीं मिटा पाया। तो बच्चों आज पाठ नंबर 2 तलाश, वो उसके सारे भाग हमने पूरे कर लिए हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सारे भाग हो गए हैं, 6 के 6 भाग। तो आप ये 6 वीडियो मैंने आपके पास जो है भेज दी हैं, तो ये आप वीडियो देखोगे तो आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और फिर इसके अंदर से अब कौन से प्रश्न हैं जो मैं आपको दूंगी और आप उनके उत्तर ढूंढ करके लिखोगे, अपने आप ही लिखोगे। तो इसमें जो है सबसे पहले आप 4 प्रश्न जो है ये करोगे। कौन से हैं, जहाँ तलाश पाठ शुरू हुआ है उसका सेकंड पैराग्राफ है। पहला प्रश्न बनता है आखिर यह भारत है क्या, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था। प्रश्न नंबर 3 उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया। प्रश्न नंबर 4 क्या उसने अपनी प्राचीन शक्ति को पूरी तरह खो दिया है। फिर प्रश्न नंबर 5 विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके, ठीक है। और प्रश्न नंबर 6 आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है। तो एक बार आप जो है पाठ नंबर 2 के प्रश्न 6 इनके उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। और बच्चों जब मैं
आप स्कूल खुलेंगे तो मैं आपसे नोटबुक मंगवा करके वो चेक करूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पार्ट नंबर 2 पूरा हो गया है, बाकी हम बाद में करेंगे। थैंक यू।